आधी रात के बाद जब पुराना भोपाल चंद पुलिस वालों, चौकीदारों और बीमारी से खांसते खंकारते बुजुर्गों को छोड़कर गहरी मीठी नींद में सोया हुआ था, तो किसी को खबर नहीं थी कि आरिफ नगर की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री उनके लिए जीने का नहीं बल्कि मरने का सबब बन जाएगी। उस फैक्ट्री में मौजूद तमाम गैस टैंकों के नंबर भले ही उस समय के कुछ कर्मचारियों और कंपनी के अधिकारियों को याद रहे हों, लेकिन आगे चलकर टैंक नंबर E610 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और भोपाल के लोग चाहकर भी इस नंबर को भूल नहीं पाएंगे। चाहे दुनिया की कोई भी कंपनी हो और वह लोगों की भलाई की कितनी ही बात करे, उसके लिए कहीं भी अपनी फैक्ट्री लगाने के पीछे सबसे अहम कारण वहाँ से मिलने वाला प्रॉफिट ही होता है। यह बात हर कंट्री में लागू होती है, चाहे वह विकसित हो या विकासशील। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, विकसित देशों में इंसान की ज़िंदगी को तवज्जो दी जाती है और ऐसे कारखाने जो इंसानों या समाज के लिए खतरनाक होते हैं उनको आबादी से दूर बनाया जाता है। भोपाल में भी यूनियन कार्बाइड ने जब अपनी फैक्ट्री कांजी कैंप के पास 1969 में शुरू की थी, तब यह जगह भी आबादी के बीच में ही थी। फर्क बस इतना था कि हिंदुस्तान विकासशील देश था और यहाँ पर इंसानों की ज़िंदगी की कीमत कुछ खास नहीं थी। और वैसे भी यूनियन कार्बाइड वहाँ पर कीटनाशक दवाएं बना रही थी। बस गलती से इंसान भी कीट पतंगों की मानींद उस हादसे में मारे गए। इस देश में पैसे के बल पर कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है और प्रशासन ऐसे उद्योगपतियों के कदमों में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, बशर्ते उनको मुंह मांगी कीमत मिल जाए। भोपाल में बसे जेपी नगर, जिसे आज के समय में आरिफ नगर के नाम से जाना जाता है, के ठीक सामने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से भारत में एक कीटनाशक फैक्ट्री खोली। इसके 10 सालों बाद 1979 में भोपाल में एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया गया। इस प्लांट में एक कीटनाशक तैयार किया जाता था जिसका नाम था सेविन। सेविन असल में कार्बेरिल नाम की केमिकल का ब्रांड नाम था। उस समय जब अन्य कंपनियां कार्बेरिल के उत्पादन के लिए कुछ और इस्तेमाल कर रही थी, जबकि UCIL ने मिथाइल आइसोसाइनेट का इस्तेमाल किया। साइनेट, जिसको ईजाद करने वाला खुद उसका स्वाद बताने के लिए जिंदा नहीं रहा। MIC एक जहरीली गैस थी। MIC के इस्तेमाल से उत्पादन खर्च काफ़ी कम पड़ता था, इसलिए UCIL ने MIC को अपनाया। वो 2 दिसंबर 1984 की रात थी जब रात 8 बजे यूनियन कार्बाइड कारखाने की रात की शिफ्ट आ चुकी थी, जहां सुपरवाइजर और मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे। 1 घंटे बाद ठीक 9 बजे करीब 6 कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई का काम करने के लिए निकल पड़े। उसके बाद ठीक रात 10 बजे कारखाने के भूमिगत टैंक में रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई। एक साइड पाइप से टैंक नंबर E610 में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा, जो धीरे धीरे बेकाबू हो गया। स्थिति को भयावह बनाने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार थी, जिसमें जंग लग गई थी। जंग लगे आयरन के अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इससे टैंक के अंदर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रात के 10:30 बजे टैंक से गैस पाइप में पहुंचने लगी।
वॉल्व ठीक से बंद नहीं होने के कारण टॉवर से गैस का रिसाव शुरू हो गया और टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा और 45 से 60 मिनट के अंदर 40 मीट्रिक टन MIC का रिसाव हो गया। रात के 12:15 पर वहाँ पर मौजूद कर्मचारियों को घुटन होने लगी। वॉल्व बंद करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन तभी खतरे का सायरन बजने लगा, जिसको सुनकर सभी कर्मचारी वहाँ से भागने लगे। इसके बाद टैंक से भारी मात्रा में निकली जहरीली गैस बादल की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। गैस के उस बादल में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोमेथलमीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और फॉस्जीन जैसी गैसें थी। जहरीली गैस के चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिणी पूर्वी इलाका आ चुका था। उसके बाद 12:50 के करीब गैस के संपर्क में वहाँ के आसपास की बस्तियों को लिया और शुरुआत हुई भोपाल में मौत के महातांडव की। उस रात मौत ने हर दरवाजे पर दस्तक दी। हर शख्स सांस लेना चाहता था, लेकिन जहरीली गैसों ने फेफड़ों का फूलना बंद कर दिया था। हर कोई अस्पताल की ओर भाग रहा था, लेकिन आंखें भी दगा दे रही थी। लिहाजा कई लोग रास्ते में ही गिर गए और जो गिरा वो फिर उठने लायक नहीं रहा। आलम यह था कि हमीदिया और जयप्रकाश जैसे बड़े अस्पताल भी सैकड़ों लोगों की पीड़ा से करहा उठे। धीरे धीरे अस्पताल मुर्दा घर बनने लगे। अस्पतालों के बाहर लाशों का अंबार लगने लगा। शुरुआती कुछ घंटे में ही करीब 3000 लोगों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी कम पड़ गए। अस्पताल जाने वाले हर रास्तों में लाशों के ढेर दिख रहे थे। यह सिलसिला 2 दिनों तक चलता रहा। हालत यह थी कि शमशान में लोगों की चिता जलाने के लिए लकड़ियां तो लकड़ियां, कब्रिस्तानों में कब्र के लिए ज़मीन कम पड़ने लगी। कुछ ही दिन के अंदर 2000 के करीब जानवरों के शवों को विसर्जित करना पड़ा। आसपास के इलाकों के पेड़ बंजर हो गए। अस्पतालों और अस्थायी औषधालयों में मरीजों की भीड़ लग गई। एक समय में करीब 17,000 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तुरंत 2259 लोगों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव से होने वाली मौतों की संख्या 3787 बताई थी। 2006 में सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया था। उसमें उल्लेख किया गया कि गैस रिसाव के कारण कुल 5,58,125 लोग जख्मी हुए थे। उनमें से 38,478 आंशिक तौर पर अस्थायी विकलांग हुए और 3,900 ऐसे मामले थे जिनमें स्थायी रूप से लोग विकलांग हो गए। लेकिन खतरा अभी गया नहीं था। आज भी यहाँ जहरीली गैसों का खतरा बरकरार है। उस त्रासदी का 346 टन जहरीला कचरे का निस्तारण अब भी एक चुनौती बना हुआ है। ये कचरा आज भी हादसे की वजह बने यूनियन कार्बाइड कारखाने में कवर्ड शेड में मौजूद है। इसके खतरे को देखते हुए यहाँ पर आम लोगों का प्रवेश अब भी वर्जित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कारखाने के 10 टन कचरे का निस्तारण इंदौर के पास पीथमपुर में किया गया था, लेकिन इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ा ये अब भी पहली बना हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कचरे और 34 साल पहले हुए हादसे में कारखाने से निकली जहरीली गैसों का असर आज भी यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। दरअसल भारत के पास इस जहरीले कचरे के निस्तारण की तकनीक और विशेषज्ञ आज भी मौजूद नहीं हैं। हादसे के बाद जहरीले कचरे को सरकार के द्वारा जर्मनी भेजने का प्रस्ताव तैयार किया था। हालांकि जर्मनी के नागरिकों के विरोध के कारण इस कचरे को वहां नहीं भेजा जा सका। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के केमिकल को लगभग 2000 डिग्री से अधिक तापमान पर जलाया जाता है, जिसमें पर्यावरण भी काफ़ी प्रदूषित होता है। इस हादसे के बाद भोपाल में जिन बच्चों ने जन्म लिया उनमें से कई विकलांग पैदा हुए तो कई किसी और बीमारी के साथ इस दुनिया में आए। यह भयावह सिलसिला अभी भी जारी है और बच्चे यहाँ कई असामान्यताओं के साथ
पैदा हो रहे हैं। भोपाल में हुआ यह हादसा लालच और लापरवाही का एक ऐसा मिश्रण था जिसे भोपाल और उस हादसे के शिकार हुए लोगों को और उनकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा। वो बच्चे जो कि देश का भविष्य थे, कुछ चंद लोगों के निजी स्वार्थ के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गए और न जाने कितनी पीढ़ियों के साथ यह एक अभिशाप बनकर रहेगा। इस हादसे पर आगे चलकर 2014 में एक फिल्म भोपाल ए प्रेयर ऑफ रेन भी बनी थी। तो यह थी भोपाल में हुई सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी की एक अनटोल्ड स्टोरी, जिसके बारे में आज के समय में शायद ही कोई बात करे, लेकिन भोपाल के लोगों के लिए इसे भूल पाना शायद नामुमकिन ही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।